हेलो बच्चों, शिवाय एग्ज़ाम मेकर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल से हम सभी ने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कमर कस के हम तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्लास 10th के साइंस MCQs सॉल्व करना, ठीक है। ये प्रश्न न केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि ये आपके जीके पर्पस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कभी आगे के कंपटीशन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका हमने चैप्टर लाइफ प्रोसेस कल हमने पढ़ा था, जैव प्रक्रम, और इसके हमने भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 20 प्रश्नों को हल किया था, ठीक है। आज इसी क्रम में हम जैव प्रक्रम के अन्य 20 प्रश्न 21 से 40 तक अन्य प्रश्न जो हैं उन्हें हल करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कल का वीडियो है उसको भी बड़े ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद किया होगा। यदि अभी तक आपने याद नहीं किए हैं तो उन प्रश्नों को देख करके अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि चीज़ों को देखने के साथ साथ जब हम सुनकर किसी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत जल्दी हमको वो याद हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं अपना जैव प्रक्रम भाग 2, जिसमें हम 21 से लेकर 40 प्रश्नों को जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग उठाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा 21वां प्रश्न, यकृत परिवर्तित करता है। ऑप्शंस हैं अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को, यहाँ पर देखिए माफ़ कीजिए मिसप्रिंट हो गया है, अमोनिया में लिखा है, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसी अम्ल में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो यहाँ ये प्रश्न हमने पहले भी किया था, कल भी इसको जानने का कोशिश की थी जानने की। तो यकृत किसको परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ना तो वसी अम्ल में करता है, ना ही शर्करा में, ना ही नाइट्रोजन में। अमोनिया कहाँ से आ जाती है? तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रोटीन है उसका अंतिम उत्पाद होता है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड की ही रासायनिक अभिक्रिया से हमको अमोनिया प्राप्त होती है। और क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक है तो यकृत क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में बदलकर शरीर से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए हम लोग सेकंड अपना क्वेश्चन यानी 22वां प्रश्न करते हैं। 22वां प्रश्न कहता है रक्त के थक्के के निर्माण में आवश्यक है सोडियम क्लोराइड, थ्राम्बिन, पोटेशियम या कैल्शियम। तो रक्त का थक्का क्या होता है? हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि रक्त का थक्का क्या होता है। रक्त के थक्के में रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं आपकी, वो रुधिर प्लेटलेट्स आपकी विटामिन के, फाइब्रिनोजन, थ्राम्बिन, इन सब की मदद से रक्त का एक थक्का बनाती हैं, जिसमें एक फाइब्रिनोजन जाल बनता है जिसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और जो रक्त है वो बहने से बच जाता है, वो व्यथा बहता नहीं है, ऐसे व्यर्थ नहीं होता। और कुछ समय बाद जब नई त्वचा आ जाती है तो ये रक्त का जो थक्का है एक पपड़ी के रूप में बाहर निकाल दिया, मतलब हट जाता है यहाँ से, तो नई त्वचा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो रक्त के थक्के के निर्माण में क्या चीज़ आवश्यक होती है? तो यहाँ आवश्यक होती है थ्राम्बिन प्रोटीन, क्योंकि थ्राम्बिन प्रोटीन ही रक्त के थक्के को बनाने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्या है और कहाँ होता है? तो ऑप्शंस पहले तो देख लो, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सभी जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है हमारी श्वसन के दौरान। मैंने आपको बताया था कि श्वसन जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। इसके अलावा जो हमारा श्वसन है इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है हमारा ग्लूकोज का जो अणु है वो 2 पायरुविक अणु बनाता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं उसमें, और दूसरा हमारा क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसके दौरान होती है? श्वसन के दौरान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनॉक्सी श्वसन में बनता है।
ऑप्शंस हैं एथिल अल्कोहल, बी एथिलीन, सी ग्लूकोज, डी ग्लिसरॉल। तो हमारा एथिल अल्कोहल इसमें सही उत्तर होगा। आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दो प्रकार का श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का अणु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है। जबकि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अणु जो है C6H12O6 किस में बदल जाता है, C2H5OH यानी एथाइल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा एथिल अल्कोहल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बचपन से इस प्रश्न को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में या किण्वन में। तो सभी को आंसर तो पता चल ही गया होगा। कौन सी क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? श्वसन में, ठीक है, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन गैस हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण में इसका उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर उत्सर्जित की जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस अभी मैंने बताया आपको कि श्वसन में दो चरण होते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस चरण होता है जिसमें पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं ग्लूकोज के अणु से, और फिर पायरुविक अम्ल से जो है हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेकंड चरण को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल जो है हमारे 4 एटीपी अणु बनते हैं और 2 अणु जो हैं वो खर्च हो जाते हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो क्रेब्स चक्र है इसमें 34 अणुओं का एटीपी हमको प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें कुल कितने अणुओं का लाभ होगा? 0, 2, 4, 8। तो कितने अणुओं का लाभ होगा जरा ध्यान दीजिएगा। हमें 4 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं और 2 एटीपी अणु हमारे खर्च हो रहे हैं। इसका अर्थ हमें लाभ जो हो रहा है वो 2 एटीपी अणुओं का हो रहा है, ठीक है ना। 2 एटीपी अणुओं का ही तो लाभ हो रहा है हमको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 क्वेश्चन है आपका, एटीपी है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, बी एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है, और डी एक अणु है जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं। तो भाई क्या होता है एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो पूछा भी जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पर। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिसके नाम में ही फॉस्फेट आ गया तो उसका उत्तर भी क्या होना चाहिए? एक ऐसा अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं। तो एटीपी क्या है? हमारा उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध वाला एक अणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनॉक्सी श्वसन मैंने आपको बता दिया कि श्वसन 2 प्रकार से होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है जरा ध्यान देकर सोचिए। ठीक, ए ऑप्शन है स्टार्च है, बी पायरुविक अम्ल है, सी शर्करा है, या डी एथिल अल्कोहल है। तो अभी अभी हमने ये प्रश्न किया हुआ है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल अल्कोहल। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जबकि अनॉक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद कौन है? एथिल अल्कोहल इसका अंतिम उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। ऑप्शंस हैं एडीपी, आरएनए, एटीपी या एनएटी। तो इसमें देखिए तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है? तो वो कौन सा पदार्थ है जो हमको जैसे ही हमें ऊर्जा की जरूरत होगी हमें तुरंत ऊर्जा दे देगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया हुआ है आपको कि कोशिकीय क्रियाओं में हमारी जो ऊर्जा होती है वो एडीपी और एटीपी के रूप में होती है। जो हमारा एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करता है? ये ऊर्जा को स्टोर कर लेता है और जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो तुरंत हमें उपयोगी ऊर्जा की जब भी जरूरत होगी ये एटीपी फिर से एडीपी में कन्वर्ट होगा
और हमको ऊर्जा दे देगा। तो उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन हुआ? एटीपी। कौन हुआ हमारा? एटीपी हुआ, क्योंकि एटीपी हमें ऊर्जा देगा। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हो गया 29 नंबर प्रश्न। अब आते हैं हम 30वें प्रश्न पर। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? ठीक है भाई, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण कौन करता है? ऑप्शंस हैं एडीपी, एटीपी, एएमपी या ग्लूकोज। ठीक है, तो अभी अभी ये प्रश्न हम लोग 29वां प्रश्न किया हुआ है। ऊर्जा की जहां बात आएगी, ठीक है, तो एडीपी और एटीपी दो नाम आते हैं, उनमें भी ऊर्जा स्थानांतरण कौन कर रहा है? ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः करता है एटीपी, क्योंकि यही हमें एडीपी में बदलकर ऊर्जा देता है। ठीक है, तो यहां सही उत्तर क्या होगा आपका? एटीपी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 31वें प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न कहता है हमारा, फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनता है? ठीक है, फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनता है? ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स चक्र में, अनॉक्सी श्वसन में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनेगा? तो याद होगा, मैंने अभी अभी बताया है कि श्वसन की जो क्रिया है वो 2 चरणों में होती है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस में हमें कुल 4 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं और कुल जो श्वसन क्रिया है उसमें 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। तो कुल 38 अणु अगर प्राप्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्रेब्स चक्र में 34 अणु हमको प्राप्त हो रहे हैं, 34 है ना। तो हमारे ज़्यादा जो ऊर्जा बंध है वो कहाँ मिल रहे हैं हमको? फॉस्फेट बंधक ऊर्जा अधिकतम अंश हमको कहाँ मिल रहा है? क्रेब्स चक्र में मिल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में तो बहुत कम है, क्योंकि 2 अणु खर्च हो रहे हैं और 4 अणु हमको मिल रहे हैं, यानी 2 का लाभ हमको हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ऑप्शंस हैं एएमपी यानी एनएडीपी है, या फिर बी ऑप्शन है एटीपी है, सी है डीएनए या क्लोरोफिल है, और हमारा डी ऑप्शन है आरएनए या कैलोरी है। तो ऊर्जा मुद्रा, देखिए हर देश की एक मुद्रा होती है, सबको पता है कि मुद्राएं जो हैं करेंसी हम इंग्लिश में कह सकते हैं, तो सभी देशों की अपनी अपनी करेंसी होती है। ऊर्जा मुद्रा भी उसी तरह से हमारे लिए एक शब्द लिया गया है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम जो खर्च करते हैं या स्टोर करते हैं तो वो किस रूप में करते हैं? जैसे हम अपने पास कोई भी व्यापार करने के लिए, किसी भी प्रकार के सामान का विनिमय करने के लिए, किसी भी तरह का वस्तु का विनिमय करने के लिए हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा को हम स्टोर भी कर लेते हैं, मुद्रा को हम दे करके कोई वस्तु भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मुद्रा का विनिमय करते हैं तो हमारे शरीर में हम ऊर्जा के लिए किस प्रकार की मुद्रा का हम उपयोग करते हैं, यहाँ ये प्रश्न लगभग हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? कौन करता है ऊर्जा मुद्रा की तरह काम? एटीपी करता है, क्योंकि यही है जब एडीपी में बदल जाता है तो हमको ऊर्जा देता है, और एडीपी से फिर ऊर्जा को ग्रहण करके एटीपी हमको वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऊर्जा मुद्रा कौन हुआ? एटीपी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 33वां प्रश्न है अब हमारा, रंध्र का संबंध होता है। रंध्र का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन ए है परासरण से, ऑप्शन बी है विसरण से, ऑप्शन सी है वृद्धि से, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन से। तो रंध्र का संबंध, देखिए रंध्र आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि रंध्र किन्हें कहते हैं? स्टोमेटा इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। और स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? ये पत्ती के पिछले हिस्से में अपने छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे कि विनिमय होता है विभिन्न प्रकार की गैसों का। लेकिन जो सबसे बड़ा काम हमारे रंध्र करते हैं वो करते हैं कि जो कि एक्स्ट्रा जल है, जो अतिरिक्त जल है, उसको वाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर निकालते हैं। यही वजह है कि पेड़ों के जो आसपास की हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है ना, वहाँ पे हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो पत्तियां हैं उनके रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। ठीक है भाई, तो यहाँ उत्तर क्या होगा आपका? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। रंध्रों का संबंध हमारा जो है वो वाष्पोत्सर्जन से होता है।
34वां प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, या राइबोसोम में होती है। कहाँ होती है? तो प्रकाश अभिक्रिया, देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो पदों में होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। ठीक है, हरित लवक के ग्रेना भाग में पर्णहरिम होता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के वो जल के अणु का क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। तो ये क्रिया आपने पढ़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। चलिए इसके ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में, या कोशिका के केंद्रक में। तो देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया किस में हो रही थी? हरित लवक के ग्रेना में। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। किस में होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसको समझने लायक, है ना। 36 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? O2 का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है, एटीपी है। देखिए ऑक्सीजन हमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसके द्वारा मिलती है? तो हमें मिलती है ये जल से। किससे मिलती है? जल से, क्योंकि आपने देखा था जल के जो अणु है उसका अपघटन होता है। ठीक है ना, H2O जो है वो H+ आयंस में और OH- आयंस में टूटता है, और जो OH- आयंस है यही हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें जल, ये इसका हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न आ गया, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने वाले उपकरण का नाम है। वाष्पोत्सर्जन की, तो ये एक बहुत बड़ा जीके क्वेश्चन है, वैसे भी ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे कि वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? क्या इसे पोरोमीटर कहते हैं, या ऑक्सीजनोमीटर कहते हैं, या पोटोमीटर कहते हैं, या पोटेंशियोमीटर कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम पोटोमीटर। क्या कहते हैं? पोटोमीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन तेजी से होगा। कब होगा वाष्पोत्सर्जन तेजी से? पौधों में जब भोज्य पदार्थ अधिक होगा, वातावरण का तापमान कम होगा, वायुमंडल में अधिक नमी होगी, या प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो हमारा वाष्पोत्सर्जन बहुत तेजी से होता है। अगर वातावरण का तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन क्यों होगा भाई? ज़्यादा तेजी से क्यों होगा, है ना? चारों ओर ठंडक है, पहले से गर्मी है ही नहीं, तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। आप जानते हैं अधिक ताप से हमेशा कम ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह रहता है ना। और अगर आसपास का तापमान कम है तो वाष्पोत्सर्जन क्यों होने लगा, है ना? वायुमंडल में अधिक नमी होगी तो भी नहीं होगा। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन तेजी से होगा यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है? ए, जाइलम में, कॉर्टेक्स से होता है, फ्लोएम से होता है, या मज्जा से होता है? तो मेरे ख्याल से ये तो क्वेश्चन 9th का क्वेश्चन है। वैसे हमने ऊतक पढ़े हुए हैं, पौधों के पादप ऊतक और जंतु ऊतक, जो ऊतक चैप्टर है हम लोगों का 9th में, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ भी हम ये जानते हैं, और खैर हमने 10th में भी इसको समझा हुआ है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं घुलित लवण किस क्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं घुलित लवण किस क्रिया द्वारा पत्ती तक पहुंचते हैं? नंबर 1 रसाकर्षण, नंबर 2 विसरण, नंबर 3 रसारोहण, या फिर हमारा वाष्पोत्सर्जन। देखिए याद होगा मैंने आपको बताया था कि जड़ जो हैं अवशोषित जल और घुलित लवण को परासरण क्रिया के उपयोग द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती हैं, और इस क्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रसारोहण कहते हैं। तो ये हमारे आज के 40 प्रश्न थे, 21 से लेकर 40 तक, तो 20 प्रश्न थे, और कल हमारे 20 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। इस प्रकार हमने जैव प्रक्रम के 40 प्रश्न जो हैं वो अच्छे से कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ नए
20 प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय।